हाँ भाई, तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि फ्रॉम गॉस लॉ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यदि गॉस लॉ से बात किया जाए तो हमको ये पता है कि हम ये कैसे सॉल्व करते हैं। हम ये कैसे सॉल्व करते हैं, इसने कहा कि हम ऐसे सॉल्व करते हैं सर कि E इंटू तुम्हारे पास एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू नेट चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये क्या दे रखा था, ये क्या है, ये तुम्हारे पास नेट, ये तुम्हारे पास जो है ना, ये तुम्हारे पास जो है नेट, अरे यार, हाँ, ये तुम्हारे पास जो है नेट चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, ये तुम्हारे पास जो है नेट चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। अगर ये तुम्हारे पास नेट चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस है तो आई वुड राइट इट एज जेड ई। मैं यहाँ पे जेड ई लिख लूंगा, तुम कहोगे हाँ। मैं यहाँ साइलेंट नॉट लिख लूंगा, तुम कहोगे हाँ। तो तुम कहोगे ई इंटू तुम्हारे पास 4 पाई तुम्हारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम कहेंगे ठीक। अब तुम कहोगे ई इज इक्वल टू 1 अपॉन तुम्हारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है एट तुम्हारे पास एनी डिस्टेंस आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए, है कि नहीं। और ये तो बहुत जनरल सी चीज है, ये तो हम लोग के लिए बच्चों वाला खेल हो गया ये तो, कि हम लोग अगर गॉसियन सर्कल से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले तो हम 2 मिनट के अंदर निकाल के रख देंगे। ठीक, ठीक है सर। इसने क्या पूछा था, इसने कहा अपन इंटरेस्टेड है आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के। हमने कहा हम भी इंटरेस्टेड है भाई, निकाल लेते चलो मिलकर के। तो इसने कहा कि एट तुम्हारे पास आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है, एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इसने कहा। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये 11th वाला पार्ट, ठीक है। तो इसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई अपॉन तुम्हारे पास कितना आर स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के? नहीं। क्या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के? नहीं। क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के स्क्वायर के? नहीं। क्या वो इंडिपेंडेंट है ए के? हाँ, ए के तो इंडिपेंडेंट हुआ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के मामले में तो ए आया ही नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के मामले में ए नहीं आया इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तुम्हारे पास ए से इंडिपेंडेंट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अ फंक्शन ऑफ तुम्हारे पास ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ए का फंक्शन नहीं। बात क्लियर हुई? समझ आया? ठीक, अब देखो नेक्स्ट बात इसने क्या पूछी, फॉर ए इज इक्वल टू जीरो, फॉर ए इज इक्वल टू जीरो द वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू बताओ। अच्छा डी क्या है, इसने कहा कि जब स्मॉल आर की वैल्यू तुम्हारे पास जीरो थी तो रो की वैल्यू डी थी। जब स्मॉल आर की वैल्यू डी, जब स्मॉल आर की वैल्यू तुम्हारे पास ए से कम और जीरो से ज़्यादा थी तब भी रो की वैल्यू डी थी। जब तुम्हारे पास स्मॉल आर की वैल्यू तुम्हारे पास ए थी तो भी रो की वैल्यू डी थी। तो उसने कहा ऐसे क्यों लिखा, ऐसे लिख देते ना, इसको हटा देते आप यहाँ पे, आप इसको यहाँ से हटा देते हैं, आप यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं, आप यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं और आप इसको भी हटा देते हैं। इसने कहा हाँ बात तो सही है, फिर सब कवर हो गया। आर इज टू जीरो भी कवर हो गया, आर ग्रेटर देन जीरो भी कवर हो गया, आर इज टू ए भी कवर हो गया, आर लेस देन ए भी कवर हो गया। इसने कहा लेकिन, लेकिन आर जब तुम्हारे पास ए से ज्यादा है तो रो की वैल्यू तुम्हारे पास डी नहीं है। बात समझे, रो की वैल्यू तुम्हारे पास डी नहीं है। समझना जरा, फंक्शन को समझना, ये क्या लिख रहा हूँ, मैथमेटिक्स लिख रहा हूँ सिंपल सा। मैंने ग्राफ को देख करके ये एनालिसिस किया कि जो स्मॉल आर की वैल्यू है यदि वो जीरो या जीरो से ज्यादा है, यदि वो ए या ए से कम है तो उस दौरान डी की वैल्यू तुम्हारे पास रहेगी। यदि वो तुम्हारे पास ए से ज्यादा हो गया तो डी की वैल्यू उस दौरान नहीं रहेगी। ये बात आपको यहाँ समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए यहाँ तो बात समझाई। इसने कहा कि क्या पूछा है, इसने कहा कि हम ये चाहते हैं, इसने क्या चाहते हैं, इसने कहा हम ये चाहते हैं कि अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है, अगर तुम्हारे पास ए की वैल्यू जीरो हो जाए तो आप डी की वैल्यू को बताइए जो कि मैक्सिमम वैल्यू रो की है। इसने कहा सर ये हम बताएंगे कैसे, ये हम कैसे बताएंगे? तो इसने कहा आप ऐसे बताएंगे, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जब आर की वैल्यू, जब आर की वैल्यू ए और कैपिटल आर के बीच में थी तब रो कैसे वेरी कर रहा था। तो इसने कहा कि फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ, और फंक्शन और तुम्हारे पास फंक्शन ना ही लिखें, फंक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स के ये वर्ड यहाँ जरूरी सवाल नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। इसने कहा कि इक्वेशन ऑफ तुम्हारे पास आर, नहीं, इक्वेशन ऑफ तुम्हारे पास रो फ्रॉम तुम्हारे पास आर ग्रेटर देन ए और लेस देन कैपिटल आर क्या होगा, सवाल ये है। ठीक, इसने कहा कि ठीक है। चलो, अब अगर आपको सिंपल सी मैथमेटिक्स आती है, ठीक है, तो आप कहोगे कि सही है सर, ये वाला का कोऑर्डिनेट बताओ। आप कहोगे इसका कोऑर्डिनेट ए, इसका कोऑर्डिनेट डी, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट बताओ। इसका कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास आर और इसका कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास जीरो।
इसका मतलब है कि अगर मैं इसे मानूं तुम्हारे पास x1 कॉमा तुम्हारे पास y1, ठीक है, अगर मैं इसे मानूं तुम्हारे पास x2 कॉमा तुम्हारे पास y2, तो x1 की वैल्यू है a, y1 की वैल्यू है d, x2 की वैल्यू है 0, y2 की वैल्यू है सॉरी x2 की वैल्यू है कैपिटल R, y2 की वैल्यू है 0। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हम यहाँ बना भी देते ताकि अगर आपको क्या नाम है बार बार देखने में दिक्कत तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमने ये बना दिया। ठीक, और यहाँ पे हम एक ऐसे बना देते हैं उठा करके इधर की तरफ, और एक यहाँ पे नीचे गिरा देते हैं बस इधर की तरफ एक यहाँ पे। ठीक, ये हमने ये इसकी वैल्यू है हमने दे रखी है a कॉमा डी, और इसकी वैल्यू हमने दे रखी है r कॉमा 0। ठीक है, और ये तुम्हारे पास रो r का तुम्हारे पास है, और ये तुम्हारे पास जो है r का ना। नाउ आई वांट द इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, दैट इज तुम्हारे पास लाइन m, तुम्हारे पास n, ये लाइन की इक्वेशन मेरे को चाहिए होगी। तो इसने कहा ठीक, मैथमेटिक्स क्या कहती है, ठीक है, y माइनस तुम्हारे पास y1, ठीक है, y माइनस y1 m ऑफ तुम्हारे पास x माइनस x1, समझना, y माइनस y1 m ऑफ द x माइनस x1। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वी हैव बीन गिवन द डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और स्मॉल आर रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस के बीच में हमें ग्राफ दे रखा था। अपन लोगों को क्या चाहिए था, अपन लोगों को चाहिए है a की वैल्यू 0 के लिए d की वैल्यू चाहिए। इसने कहा ये कैसे निकालें कैसे, इसने कहा ये तो साफ साफ दिख रहा है, अगर हम पहली इक्वेशन की तरफ ध्यान दें तो साफ साफ दिख रहा है कि जब r की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू जब 0 या 0 से ज्यादा a या a से कम होगी तब तो रो की वैल्यू d होती है, जो कि तुम्हारे पास ये दिखा रहा है, ये तुम्हारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, और अगर तुम्हारे पास r की वैल्यू a से ज्यादा हो गई तो तुम्हारे पास रो की वैल्यू d नहीं होती। तो उसने कहा ये क्या होती है, ये तो बताओ, इसे कैसे निकालेंगे इसको। तो उसने कहा कैसे निकालोगे, देखो अब यहाँ मैथमेटिक्स लगाते हैं। क्लास 11 में हम लोग ये सीख करके आए हैं कि y माइनस y1 होता है m ऑफ द x माइनस x1। ठीक है, और यहाँ पे जो स्लोप तुम्हारे पास होता है वो स्लोप होता है तुम्हारे पास m, ये होता है तुम्हारे पास y2 माइनस तुम्हारे पास y1 अपॉन तुम्हारे पास x2 माइनस तुम्हारे पास x1। ठीक है, मैंने इसको अभी भी बताया कि मैंने इसे x1 कॉमा y1 ट्रीट किया है अपने सॉल्व करने के लिए, और मैंने इसे तुम्हारे पास x2 कॉमा y2 ट्रीट किया। ठीक, समझिएगा जरा, उसने कहा कि y2 ट्रीट किया है, y2 की वैल्यू सर ऐसा है 0 है, y1 की वैल्यू है d, x2 की वैल्यू है तुम्हारे पास r, और x1 की वैल्यू है तुम्हारे पास a। तो स्लोप कितना आया माइनस d अपॉन तुम्हारे पास r माइनस d, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, ये आ गया है तुम्हारे पास। उसने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं, हम पुट कर लेते हैं y माइनस y1 मतलब y माइनस d, ठीक है, माइनस ऑफ तुम्हारे पास d, r माइनस तुम्हारे पास a, ये स्लोप की वैल्यू, x माइनस x1 दैट इज a की वैल्यू। ठीक, ये हमने पर्टिकुलर इक्वेशन यहाँ पे निकाली। सो y माइनस डी टाइम्स ऑफ तुम्हारे पास r माइनस तुम्हारे पास a इक्वल्स टू माइनस डी टाइम्स ऑफ तुम्हारे पास कितना x माइनस a। हमने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सही। तो हमने क्या लिखा, y तुम्हारे पास r माइनस a इज इक्वल्स टू तुम्हारे माइनस डी टाइम्स ऑफ तुम्हारे पास r माइनस a इक्वल्स टू माइनस ऑफ द d तुम्हारे पास x माइनस a। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं जरा इसको। तो अब इससे कहा y तुम्हारे पास r माइनस a, ऊपर उधर दिया होगा माइनस डी ऑफ द x माइनस a प्लस तुम्हारे पास डी r माइनस a। तो इसने क्या किया, यहाँ से r माइनस a यहाँ लिखा, ठीक है, और माइनस डी यहाँ पे लिखा, x माइनस a और और तुम्हारे पास यहाँ माइनस आ गया होगा, x माइनस a माइनस ऑफ दी r और प्लस ऑफ दी a, ये हो गया है कैंसिल। ठीक, और ये हो गया y तुम्हारे पास r माइनस a, और ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ये हो गया होगा r माइनस x टाइम्स ऑफ d। ठीक, तो y इज इक्वल टू हो गया है r माइनस x टाइम्स ऑफ d अपॉन तुम्हारे पास r माइनस a। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि यहाँ पे x कौन है, यहाँ पे y कौन है। यहाँ पे सर y जो है वो मेरा रो r है और मेरा x जो है वो मेरा r है। तो इसने कहा ठीक है, अच्छा ये रो r और रो में क्या अंतर है, नहीं कुछ नहीं अंतर नहीं है, ये तो रो r है, आप इसको चाहो तो रो लिख सकते हो। रो r का मतलब है कि दिस पर्टिकुलर रो इज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड इट इज डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये ऐसे डिफाइन किया गया है। तो इसने कहा ठीक है, ऐसे डिफाइन किया गया तो मुझे क्या दिक्कत है, मेरे को तो बढ़िया है। तो इसने कहा ठीक लाओ लिख देते हैं। जब इसने लिखने गए तो इसका फॉर्मूला बना रो इज इक्वल्स टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू डी अपॉन कैपिटल R माइनस तुम्हारे पास a। इस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ बना। अब सवाल ये हमें क्या निकालना था, हमें ये निकालना था कि अगर a की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक, तो बताओ डी की वैल्यू क्या है जो कि रो की मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसने कहा बहुत ही सिंपल है सर, जरा हम यहाँ पे निकाल लेते हैं जरा कि इफ तुम्हारे पास a की वैल्यू 0 हो जाए,
तो रो की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर माइनस तुम्हारे पास स्मॉल आर इंटू डी अपॉन तुम्हारे पास कैपिटल आर। ठीक, ये वैल्यू हो गई। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास रो आर की वैल्यू आ गई। लेकिन इसने कहा था कि सर मैं तो इंटरेस्टेड हूँ डी के लिए। अब इसने कहा कि सर कहानी तो अब बढ़ानी पड़ेगी। इसने क्या मतलब हुआ? इसने कहा कि देखिए, आपको ये तो पता है कि जो रो आर है वो तुम्हारे पास फंक्शन ऑफ आर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा। इसने कहा क्या निकालना पड़ेगा? इसने कहा मेरे को एनालिसिस करनी पड़ेगी। इसने कहा देखो, यहाँ पे अब हमने उठाया यहाँ न्यूक्लियस को, ठीक। अब हमने उठाया यहाँ पे न्यूक्लियस को। हमने कहा कि मेरे को ये तो पता था कि मेरा रो कांस्टेंट नहीं है। अभी तक हम लोग ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे करते आए जहाँ पे वो हमको रो का एक फंक्शन दे दिया करता था और फिर हम शुरू हो जाया करते थे कि हमको भैया क्वेश्चन सॉल्व करना है, यही तो होता था। ये एक्चुअल में वहीं से क्वेश्चन अब यहाँ पे स्टार्ट होगा। इसने कहा लेट अस टेक तुम्हारे पास यहाँ पे आर, ठीक है, और ये तुम्हारे पास एक एलिमेंटल स्ट्रिप ले लो और ये एलिमेंटल स्ट्रिप की थिकनेस कितनी हो गई है डी आर। हमने कहा ठीक है। अब हमने कहा कि डी क्यू कैसे निकालेंगे? तुमको याद होगा हम कैसे निकालते थे। ये तो स्क्वायर है, सिंपल सी बात है, ये स्क्वायर है। तो इसने कहा कि 4 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, ठीक है, और तुम्हारे पास डी आर इसका ये हो गया, ठीक है। ये है क्या? ये है तुम्हारे पास डी ए की वैल्यू। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि डी क्यू की वैल्यू कैसे होगी? इसने कहा डी क्यू की वैल्यू होगी तुम्हारे पास क्या, रो इंटू तुम्हारे पास डी वी। रो की वैल्यू कितनी है? इसने कहा सॉल्व कर लेते हैं जरा। ये हो जाएगा डी टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर अपॉन कैपिटल आर। ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, आर और 1 माइनस, हाँ ठीक है, सही। तो ये हो गया डी 1 माइनस तुम्हारे पास आर अपॉन तुम्हारे पास कैपिटल आर। ये हो गया 4 पाई तुम्हारे पास आर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारे पास डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, है ना। और ये डी 1 माइनस आर अपॉन दिस, ठीक। ये वैल्यू आ गई, ये आ गया तुम्हारे पास डी। अब इसने कहा कि ये आर जो है ये रेडियस ऑफ द गॉसियन सर्कल है। वी आर वेरी वेल अवेयर, हमको ये बात पता है कि जो आर है ये तुम्हारे पास, अगर हम लोग आर इज इक्वल टू 0 से लेकर के आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक इंटीग्रेट मार दें तो हम डी क्यू का भी वही इंटीग्रेशन मारेंगे। और जब हम डी क्यू का वही इंटीग्रेशन मारेंगे तो हम पूरे न्यूक्लियस का चार्ज निकाल लेंगे। पूरे न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो तो गिवन है मेरे को। पूरे न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो तो मेरे को गिवन है। वो क्या है? वो तुम्हारे पास, वो है तुम्हारे पास प्लस तुम्हारे पास कितना, जेड, ठीक। अब देखो, अब इसने कहा कि मेरे को इस डी क्यू का इंटीग्रेशन मारने का है। तो उसने कहा मारो इस डी क्यू का इंटीग्रेशन। तो 0 से लेकर कहाँ तक मारोगे? जेड ई तक मारोगे, ठीक। इसने कहा ठीक है। अब इसने कहा कि डी तुम्हारे पास 4 पाई, ठीक है, और तुम्हारे पास आर स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर। ये तुम्हारे पास डी आर, और कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के तुम्हारे पास कैपिटल आर तक। ये तुम्हारे पास जो है रहेगा क्या, इंटीग्रेशन। बात समझ में आई? बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा दिमाग लगा लेते हैं, मतलब बल्कि मैं कहूँगा मुझसे भी ज़्यादा अच्छा दिमाग लगा लेते हैं और बड़ी जल्दी के अंदर में क्वेश्चन को पकड़ ले जाते हैं, ठीक है। वो चूंकि कहाँ चूक जाते हैं ना, कभी कभार इंटीग्रेशन के लिमिट्स में चूक जाते हैं। सिंपल सी बात है, ये डी क्यू जो चार्ज है ये एलिमेंटल स्ट्रिप इसका पर्टिकुलर चार्ज है। लेकिन यार तुमको ये तो पता है ना कि पूरे न्यूक्लियस में चार्ज कितना है? पूरे न्यूक्लियस में चार्ज जेडी है। अगर पूरे न्यूक्लियस में चार्ज जेडी है तो इंटीग्रेशन लिमिट क्या रहेंगी? इंटीग्रेशन लिमिट रहेंगी 0 से लेकर के क्या, कैपिटल आर तक। इसने कहा ये सॉल्व कर दिया जाए, इसने कहा सॉल्व कर देते हैं। तो 4 पाई डी यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये हो गया है आर क्यूब बाय 3। ये हो गया है आर 4 अपॉन तुम्हारे पास 4 कैपिटल आर, ठीक है। ये हो गया है आर 4 अपॉन 4 कैपिटल आर। ये हो गया है आर और ये हो गया है 0, ठीक। ये हो गया है 4 पाई डी। ये हो गया है आर क्यूब बाय 3। ये हो गया है आर 4 अपॉन तुम्हारा 4 कैपिटल आर, और 0 तो काम खत्म हो चुका होगा, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। ये हो गया होगा 4 पाई डी। ये हो गया होगा आर क्यूब बाहर, क्योंकि ऊपर से कट गया होगा आर क्यूब। 1/3 माइनस 1/4, 4/3 1। ये हो गया 1 और ये हो गया कितना, ये हो गया 4 3 जा 12। ये वैल्यू आ गई। तो वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आई? ये आ गई तुम्हारे पास पाई डी तुम्हारे पास आर क्यूब अपॉन 4 3 जा 12। ये आ गई तुम्हारे पास जेड ई की वैल्यू, ठीक है। जैसे जेड ई की वैल्यू आई तो तुमने लिखा 3 जेड ई अपॉन पाई तुम्हारे पास आर क्यूब। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये डी की वैल्यू निकल गया। तो हमारा ऑप्शन में क्या था? हमारे ऑप्शन में था कि तुम्हारे पास 3 जेड ई अपॉन पाई आर क्यूब। दिस वुड बी द आंसर। आप बात समझ रहे हैं? सबसे पहले आपको रो का फंक्शन बनाना था। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी पड़ेगी कि ये चीज एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। देन आपको आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आप कहोगे कि ये ए इज इक्वल टू 0 का क्या ट्विस्ट था सवाल में? एक्चुअली में तुम खुद सोचो, ये स्मॉल आर रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस है, ठीक है। इस स्मॉल आर रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस में कैपिटल आर तुम्हारे पास जो है वो सरफेस है, ठीक है।
कैपिटल आर सरफेस के बीच में और तुम्हारे पास जीरो के बीच में एक ए पॉइंट है जहां पे ये मैक्सिमम डी की वैल्यू बता रहा था। इसने कहा कि अगर हम इस ए को जीरो कर दें, ए को जीरो कर देने का मतलब है हम सीधे सेंटर पे लेकर के आए, तो बताओ कि डी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो डी की मैक्सिमम वैल्यू जो उसने निकाल के दिखाई वो पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे ऐसे निकले। आया सभी लोग को समझ में? देखो समझना बहुत जरूरी है ना, एडवांस के सवाल है मुझे ऐसे ही होते हैं, ठीक है। और अब ये एक चैप्टर है, ऐसे 32 चैप्टर है, 32 के 32 चैप्टर में एडवांस के सवाल ऐसे ही है, जहाँ आपको दिमाग में थोड़ा सा एक लेवल ऊपर रहना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व। अब देखो ये कितने, 4 4 4 12 नंबर का सवाल है जेई का। जो 2008 2004 के समय में जो है जेई का जो पेपर पैटर्न हुआ करता था वो अलग हुआ करता था, ठीक है। आज जैसा नहीं हुआ करता कि 25 सवाल आएंगे, 5 इंटीजर आएंगे, 20 एमसीक्यू आएंगे, ऐसा नहीं होता था। उस समय अलग होता था। तो उस समय का ये सवाल है 2008 का, 12 नंबर का सवाल है। 12 नंबर अगर आप ये सही कर जाते हो तो 12 नंबर आपको उस जेई के पेपर में मिल गए, ठीक है। चलो अब क्या बोला इसने, कहा कि यहाँ पे the electric field within the nucleus is generally observed to be linearly dependent upon R. Okay, this implies that इसने कहा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास लीनियरली डिपेंडेंट अपॉन तुम्हारे पास स्मॉल आर की बात कर रहा है। हमको यार ये बात तो पता है, हमको ये बात तो पता है, जनरल बात अगर हम लोग करें इस क्वेश्चन के अंदर तो हम ये कह सकते हैं कि सर ऐसा है कि अगर ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और जैसा कि अभी आपने बताया कि तुम्हारे पास पूरी तरीके से चार्ज भरा पड़ा है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास आर है, ये कोई रेडियस ऑफ द क्रॉसिंग सरफेस है, ठीक है। इसने कहा कि फॉर तुम्हारे पास आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब कि तुम्हारे पास इनसाइड पॉइंट्स, ठीक है, इनसाइड पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखें 1/4πε0, ठीक है, क्यू स्मॉल आर अपॉन तुम्हारे पास आर क्यू, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। इसने कहा हाँ होता तो है। इसने कहा कि अगर तुम्हारे पास ये फॉर्मूले में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसने कहा कि ऐसा कब होगा, इसने पूछा कि तुम्हारे पास ऐसा कब होगा, ठीक। अब इसने कहा कि ए की वैल्यू 0 कर दें ऐसा तब हो जाएगा, या ए की वैल्यू को तुम्हारे पास आर कर दें ऐसा तब हो जाएगा, या फिर तुम्हारे पास ए की वैल्यू को तुम्हारे पास 2r/3 कर दें या ए की वैल्यू को r/2 कर दें, ठीक है। अब जरा देखना हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसने कहा कि जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था बाहर के लिए तो वो हमारे पास ये आ गया था, ठीक। जब हम लोगों ने यहाँ पे रो की वैल्यू निकाली तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गई। इसने कहा कि अगर हम लोग तुम्हारे पास यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, जिसने कहा अगर ए की वैल्यू को आर कर दें, मतलब ए जो है वो बढ़ जाए और सरफेस तक आ जाए, ठीक है, तो इसने कहा कि बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो डंप कर रही हो। इसका मतलब ये हो गया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी स्टार्टिंग में डी थी और धीरे 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 घटते 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 जीरो हो जाएगी तुम्हारे पास कैपिटल आर में, तभी तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है आर के। तो इसने कहा कि एट ए इज इक्वल टू आर, दैट इज तुम्हारे पास सरफेस पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी तुम्हारे पास किससे, रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस से। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको कोई तुम्हारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना था, ये थ्योरेटिकली आप निकाल सकते थे कि अगर ए की वैल्यू को कैपिटल आर कर दिया जाए और मान लो ए की वैल्यू कैपिटल आर कर देते तो ग्राफ कैसे बनता, ये ऐसे बनता, ये तुम्हारे पास ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता यहीं पे खत्म, यहाँ खत्म जाता, ये हो जाता तुम्हारे पास आर की वैल्यू तुम्हारे पास 0 और ये हो जाता तुम्हारे पास आर, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट तुम्हारे पास था ए, वो ए को वहाँ आर कर दे तो सीधे ग्राफ नीचे गिर जाता। तो तुम्हारे पास ई की वैल्यू तुम्हारे पास आर के स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग करते। आई बात सभी लोग को समझ में, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे किसी को भी, ठीक है। चलिए अब ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है, इसको लगाइएगा, बाकी अगला क्वेश्चन 25-30 मिनट का है एक सवाल, वो काफ़ी लंबा चला जाएगा, इसलिए इसको अगले टाइम करेंगे, ठीक है। देखिएगा प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चनों को, ना आए तो पूछेगा, बाकी मैं अभी देने वाला हूँ शीट आपको, वो लगाइएगा, स्टार्ट कीजिएगा लगाना तो आपको धीरे धीरे आ जाएगा।